हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो साइंस का मैटर है कोशिका की संरचना उनके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर इनको कहते हैं। चलिए, इस मैटर को पढ़ने का मतलब क्या है। जो प्रिय विद्यार्थी क्लास 11th में है या 12th में है, जिनका लक्ष्य है नीट का एग्जाम क्लियर करना, अर्थात मेडिकल, आप जब डॉक्टर बनते हैं उनसे पहले आपके जो नीट का एग्जाम है उसको क्लियर करना जरूरी होता है। तब इनमें से पर्सन जो कोशिका की संरचना है उनमें 2 या 3% 100% पूछे जाते हैं। तो यह पार्ट जो चैप्टर है वो थोड़ा लंबा भी है, टाइम लगेगा, लेकिन हम इनके ऑब्जेक्टिव पर्सन भी देखते रहेंगे। इससे पहले सबसे पहले हम देखें कि कोशिका की संरचनाओं के बारे में किस वैज्ञानिक ने क्या कहा था। आखिर प्रोकैरियोट होते क्या हैं, यूकैरियोट क्या होते हैं, और कभी कभी प्रश्न आता है कि वायरस क्या है। तो वायरस प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है या एकैरियोट है, ये प्रश्न हम इनमें से पढ़ने के बाद में खंगालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं कोशिकाओं की संरचना के बारे में। तो यहां पर एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लोकी सिकेविड्स, लोकी व सिकेविड्स। यानी इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया था कि कोशिका जो होती है वो शरीर की क्या है, संरचनात्मक, क्या है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। वह क्रियात्मक इकाई है। तो यह ध्यान रखें, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था कि कोशिका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, वो लोकी व सिकेविड्स ने बताया था। और इन्होंने यह भी बताया था कि ये जो कोशिका होती है वो किससे घिरी हुई रहती है, अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है। यानी सेमी पर मेम्ब्रेन जो होती है उससे घिरी हुई रहती है, सेमी पर मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है। अंग्रेजी में शॉर्ट में एसपीएम भी कहते हैं। ये होता क्या है, जैसे हम आटा छानते हैं तो प्यारे बच्चों आपने चालनी देखी होगी जिसमें आटा तो बाहर निकल जाता है, लेकिन जो बड़े आकार के कण हैं वो उस चलनी के अंदर ऊपर की तरफ ही रह जाते हैं। वो भी ये अर्धपारगम्य की तरह कार्य करती है। तो यह जो कोशिका होती है वो क्या होती है, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है तथा अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है। इनके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली किन से बनाई जाती है और किस प्रकार से बनाई जाती है। ये प्राकृतिक भी होती है और संश्लेषित भी होती है। तो चलिए यहां पर यह सबसे पहले आपने यह पढ़ा कि लोकी और सिकेविड्स ने आखिर पहले परिभाषा में क्या कहा था। फिर प्रिय मित्रों एक शब्द आता है खोज के बारे में। यह आप कॉमन वर्ड आप जानते हैं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। यानी रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की। किसकी खोज की, कोशिका की खोज की थी। और यह सन है 1665 में। यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और इस कोशिका, कौन सी कोशिका थी प्यारे बच्चों, ये मृत कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी, जिंदी कोशिका नहीं थी। और कौन सी कोशिका थी, कोरक की, कोरक की कोशिका थी, कोशिका। यह भी आप ध्यान रखें सर्वप्रथम। अब देखिए नीट में ऐसे प्रश्न जो हैं, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, यह तो हम जानते हैं, लेकिन यहां प्रश्न थोड़ा सा घूम के आता है। सेल शब्द जो है वो सबसे पहले किसने दिया था, तो सेल का अर्थ होता है कोशिका। यह शब्द सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने प्रतिपादित किया था। प्रिय मित्रों इस प्रश्न को आप पकड़ने का प्रयास करना कि सेल शब्द है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने दिया। 1665 में इन्होंने क्या किया था, कोशिका की खोज की। वो मर्त कोशिका है और वो थी कोर्क की कोशिका। फिर इसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं, यानी इसके बाद में जो वैज्ञानिक आएंगे वो हैं ल्यूवेनहोफ। तो चलिए ल्यूवेनहोफ के बारे में देखते हैं। ल्यूवेनहोफ,
ल्यूवेन होप क्या है कि ये जो 1665 में तो रॉबर्ट हुक आ गए, और हर कोई आविष्कार जो होता है हम कह सकते हैं 9 महीने बाद, यानी इसमें 9 महीने की डेट है, वो 9 का आंकड़ा हम इसके अंदर सेट कर देते हैं, नया आगमन पाते हैं। यानी 1665 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो 1674 आ जाएगा। इसने क्या किया था, सजीव कोशिका में सर्वप्रथम किसको देखा, सजीव कोशिका को देखा था, सजीव कोशिका को। और यह सजीव कोशिका, ध्यान रखना, ल्यूवेन होप का प्रश्न आता है कि ल्यूवेन होप ने सर्वप्रथम सजीव कोशिका को देखा था, लेकिन कौन सी कोशिका को देखा था, तो यहां पर हम कह सकते हैं मानव का जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु, मानव का शुक्राणु। प्रिय मित्रों, शुक्राणु को स्पर्म भी कहते हैं, यह ध्यान रखें, अंग्रेजी में स्पर्म, शुक्राणु। वह बैक्टीरिया में देखा, बैक्टीरिया में क्या है कि सर्वप्रथम क्या है कि इन्होंने सजीव कोशिका को देखा था। तो ये 2 प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे। पहले लोकी व सिकेविट्ज ने अपनी परिभाषाएं दी थी, और उसके बाद में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मर्त कोशिका को देखा था कोर्क के अंदर, फिर ल्यूवेन होप आए थे, इन्होंने सजीव कोशिका को देखा था। और यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव के शुक्राणु व बैक्टीरिया में इसका सर्वप्रथम देखा। अब क्या आता है, इसके बाद में आता है प्रिय मित्रों, कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हम कहेंगे जो ब्रांच हैं, यानी इसकी कौन सी ब्रांच आती है, अर्थात ब्रांच के अंदर हम कह सकते हैं शाखा, तो यहां पर आता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, या हम इसको कह सकते हैं प्रिय मित्रों सेल बायोलॉजी, ये बायोलॉजी, ये दोनों ही आप वर्ड ध्यान रखना। यानी कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है, तो साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिका व कोशिका की संरचना तथा इनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अब चलिए हम देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार से पहले हमें एक जो सूक्ष्म आकार की कोशिका है उसके बारे में देखना है। तो पहले प्रिय मित्रों विषाणु के बारे में देखें। विषाणु अर्थात इसको हम वायरस भी कहते हैं। ध्यान रखें विषाणु क्या होते हैं प्रिय मित्रों, यह आप अपने दिमाग में फिट कर लें। यह न तो ग्रेम पॉजिटिव होते हैं, ग्रेम पॉजिटिव होते हैं, ना ही ये क्या होते हैं ग्रेम नेगेटिव होते हैं। यानी ना तो ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं ना ग्राम नेगेटिव होते हैं, इसीलिए इन पर किसी भी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमें जुकाम लगती है, वायरस से संबंधित बीमारी नॉर्मली हम कहते हैं, तो जो हमें एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी औषध जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवों से होता है, बाद में वही औषध क्या करते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को मारने के काम आते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, उन्हें एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषध कहा जाता है। उनके एंड में एक पहचान होती है, सिन शब्द आता है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सासिलिन, ये इरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सासिलिन, ये ऐसे वर्ड इनके क्या है, जैसे टेट्रासाइक्लिन। तो प्यारे बच्चों जिनमें सिन शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, सामान्यतः या जनरली एंटीबायोटिक के अंदर आते हैं। जैसे ओफ्लोक्सासिन आप टेबलेट लेते होंगे, गले में खराश होती है तो कौन सी टेबलेट हम यूज करते हैं, एरिथ्रोमाइसिन, माइसिन। और आपको पता होगा जब कभी आपके शरीर में कोई मवाद पड़ जाता है तो डॉक्टर एक दवाई लिखता है जिसका नाम होता है एमोक्सासिलिन, यानी ये एमोक्सासिलिन। और आपने कभी ये जो इन्फेक्शन में आपने नाम सुना होगा सेफेक्सिम, ये भी इसी के काम आती है, एंटीबायोटिक में होती है। ओफ्लोक्सा सीन ये इसी के अंतर आती है। 99% दवाइयों के एंड में क्या आता है, सोल्ट के अंत में सिन आता है। तो ये वायरस क्या होते हैं प्रिय मित्रों, ना तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ना ग्राम नेगेटिव होते, इसलिए एंटीबायोटिक का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए अब हम इनके बारे में चर्चा करते हैं कि वायरस आखिर है क्या। तो प्रिय मित्रों वायरस होते हैं एकेरियोट्स से। क्या होते हैं, वायरस जो होते हैं वो होते हैं एकेरियोट्स है। यह आप अपने दिमाग में ध्यान रखें, एकेरियोट्स, एकेरियोट्स। अब ये वायरस को एकेरियोट्स क्यों कहा जाता है, यही कारण होता है कि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली
अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, अनुपस्थित होती है, तथा ध्यान रखना स्वजनन केवल केवल और केवल सजीव कोशिका में ही संभव है, सजीव माध्यम में ही संभव है। इस कारण जो वायरस होते हैं प्यारे मित्रों वो ऐकेरियोट कहलाते हैं। ऐकेरियोट क्यों कहलाते हैं इसका कारण आप जान गए होंगे, क्योंकि इनमें अर्धपारगम्य झिल्ली अनुपस्थित होती है और स्वजनन का मतलब होता है खुद की संख्या में वृद्धि करना, यानी स्वजनन केवल किस में होता है, सजीव माध्यम में ही संभव होता है। इसलिए वायरस क्या होते हैं, ऐकेरियोट होते हैं। नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वायरस क्या है, तो वायरस ऐकेरियोट है। और यह भी ध्यान रखें वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, अर्थात जब ये बाहर रहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल में लूं, यदि कोई वायरस यहां पर रखा हुआ रहेगा इस मार्कर पर, तो वह मरा हुआ रहेगा, मर्त रहेगा। जैसे ही किसी माध्यम से, जैसे मैंने यहां अंगुली लगाई और यहां पर मैंने मुंह में डाल लिया, तो यह अंगुली के माध्यम से मुंह में चला जाएगा और हमारी कोशिका में अब इसको कौन सा माध्यम उपलब्ध हो गया प्यारे बच्चों, सजीव माध्यम। तो ये अपनी संख्या में बढ़ोतरी करने लग जाते हैं। इसी कारण क्या होता है प्यारे मित्रों, वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अर्थात बाहर निर्जीव में तो ये मर्त के समान रहते हैं और सजीव कोशिका में ये क्या करने लग जाते हैं, स्वजनन करने लग जाते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करने लग जाते हैं। इसी कारण विषाणु को क्या कहा जाता है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब कोशिका का जो प्रकार आता है वो सामान्यतया मॉडर्न आधार पर यदि हम देखें, कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, क्यों हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि नीट की तैयारी के लिए जो उच्च कक्षा का अध्ययन कर रहे हैं उनमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रिय मित्रों नोट्स की बजाय हम फाउंडेशन डायरेक्टली हम इनके मेथड को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके एनसीईआरटी बेस है प्लस बीएससी एमएससी का जो भी मैटर है आपका क्लियर रहेगा। तो चलिए, कोशिका जो हमारे पास में होती है इसको कितने भागों में बांटा गया है। वर्तमान में आधुनिक तरीके से कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्रोकैरियोट्स, इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिख सकते हैं प्रोकैरियोट्स। और एक हमारे पास में होता है यूकैरियोट्स। कौन सा होता है प्रिय मित्रों, ये तो यानी प्रोकैरियोट। कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, एक प्रोकैरियोट एक यूकैरियोट। ये है क्या, इसको हम आसानी से समझ लेंगे। 100% इनमें से एक चार्ट में प्रश्न आते हैं कि कौन सी यानी प्रोकैरियोट कोशिका की क्या विशेषता होती है, कौन से इसमें जीव आते हैं, इनमें कौन से लक्षण हैं। तो चलिए इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम इनको समझेंगे, इससे पहले हम एक थोड़ी सी कल्पना करते हैं कि एक हमारे पास में प्रिय मित्रों मान लीजिए ये एक कोशिका है। कोशिका के सबसे बाहर ध्यान रखना प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, यानी प्लाज्मा जो है मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली। इसके प्लाज्मा झिल्ली के बाहर प्रिय मित्रों एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे कहते हैं सेल यानी कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, इसके बाहर होती है कोशिका भित्ति। पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसको प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। फिर इसके अंदर क्या होता है, बीच में एक प्रिय मित्रों क्या होता है, केंद्रक होता है। पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में जब हम पढ़ते हैं तो जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है, पादप कोशिका में परिधि में होता है। और केंद्रक में प्रिय मित्रों क्या पाए जाते हैं, यहां पर पाए जाते हैं गुणसूत्र सामान्यतया यदि हम देखें गुणसूत्र, और इसके अंदर पाई जाती है केंद्रिका। यह भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें इनके अंदर क्या होते हैं। फिर इसके अंदर मान लीजिए हम यहां पर ये कोशिकांग होते हैं, जैसे हम कहें राइबोसोम इसके अंदर होता है, और इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कोशिकांग में, माइटोकॉन्ड्रिया हम लिख सकते हैं। और इसके अंदर हम लिख सकते हैं ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, चीकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और खुरदरे यानी स्मूथ जो होते हैं
खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो इस प्रकार इनके अंदर ये पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम ये वगैरह वगैरह जो भी हैं। अब हमें क्या करना है, एक दिमाग लगाना है। अपने दिमाग में याद रखें, एक गोल आकार की हमारे पास में कोई कोशिका है। सपोज कीजिए सबसे बाहर वाला आवरण कोशिका भित्ति का है, उसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली है। फिर उसके अंदर प्रिय मित्रों ये जो पाया जाता है वो कोशिका द्रव्य है। क्या है? कोशिका द्रव्य। यह थोड़ा ध्यान रखें, कोशिका द्रव्य है। और इस कोशिका द्रव्य केंद्रक के अंदर क्या पाया जाएगा? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग होते हैं, केंद्रक होते हैं। केंद्रक में क्या पाया जाता है? केंद्रिका पाई जाती है और केंद्रिका तथा गुणसूत्र होते हैं। अब इनको यानी किस आधार पर बांटा गया है? सबसे पहले यह देखा गया है कि जो कोशिकांग है वो क्या कोशिका झिल्ली से युक्त है या नहीं है। यदि नहीं है तो वो प्रोकैरियोट होंगे, यदि हैं तो वो यूकैरियोट होंगे। यह बात आप समझ गए होंगे कि जो कोशिका अंग होते हैं उसके चारों तरफ क्या झिल्ली पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। और प्रिय मित्रों राइबोसोम की बात आती है, इंपोर्टेंट है। राइबोसोम 70S 80S प्रकार के होते हैं और 55S प्रकार के होते हैं। एस संवेदन वर्ग है जो इसकी यूनिट होती है। जब राइबोसोम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो क्या इन कोशिकांग में 70S है, 80S है या 55S है? किस प्रकार के राइबोसोम हैं? फिर यहां पर प्रश्न आता है, ये जो केंद्रक होता है क्या इसके अंदर स्पष्ट है या नहीं है? जिस कोशिका में केंद्रक स्पष्ट नहीं दिखाई देगा वो प्रोकैरियोट है, जिसमें केंद्रक स्पष्ट दिखाई देगा वो यूकैरियोट है। और केंद्रक के अंदर प्रिय मित्रों जो केंद्रिका है क्या ये पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? इसके आधार पे गुणसूत्र होते हैं वो अगुणित हैं या द्विगुणित हैं, कम है या अधिक हैं, इनके बारे में। फिर क्या होता है प्रिय मित्रों, हमें पता है एक ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम श्वसन की प्रक्रिया क्या माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है या इनके मिसोसोम में हो रही है, कहां पर हो रही है, इनके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे। और जो जीव होते हैं वो क्या लैंगिक जनन करते हैं या नहीं करते हैं, कोशिका विभाजन की कैटेगरी क्या है, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि कोशिका विभाजन असूत्री है, समसूत्री है या अर्धसूत्री है। इन्हीं के आधार पर क्या है, इनको बांटा गया है। और चलिए अब हम इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से इनका अध्ययन करेंगे। तो आप आसानी से एक ही बार में समझ जाएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब हम हल करेंगे तो उनमें आपको क्या है, मदद मिलेगी। तो चलिए प्रिय मित्रों सबसे पहले हम यहां लिखते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट इधर हम लिखते हैं यूकैरियोट। कौन से जीव आते हैं? सबसे पहले कोशिका का जो आकार होता है, कोशिका का आकार वो 0.1 से लेकर 5 माइक्रोन तक होता है। कितना होता है प्रिय मित्रों? 0.1 से लेकर 5 माइक्रोन तक यदि कोशिका का आकार है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। यदि कोशिका का आकार 5 से लेकर 20 माइक्रोन तक है तो वो हमारे पास में क्या होगा, यूकैरियोट कोशिका होगी। पहला अंतर हमारे पास में यह होना चाहिए। फिर है प्रिय मित्रों यहां पर प्लाज्मा झिल्ली, यानी यदि हम बात करें प्लाज्मा झिल्ली तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में देखें प्रिय मित्रों तो दोनों में ही पाई जाती है। यानी प्लाज्मा झिल्ली प्रोकैरियोट में भी पाई जाएगी और यूकैरियोट में भी पाई जाती है। फिर हमारे पास में आती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति तो प्रिय मित्रों यहां से जो नीट का प्रश्न है वो आने लग जाता है कोशिका भित्ति। तो ध्यान रखें माइक्रोप्लाज्मा, प्लाज्मा में प्रिय मित्रों क्या होती है, अनुपस्थित होती है। लेकिन शेष जीव में जो है वो एमिनो अम्लों से निर्मित। तो यह ध्यान रखें आप कि जो जीवाणु आते हैं, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो जीवाणु किस में आते हैं, प्रोकैरियोट में आते हैं। उनकी कोशिका भित्ति एमिनो अम्लों से बनी हुई रहती है।
ऐसा कौन सा प्रोकैरियोट है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है माइक्रोप्लाज्मा। इनके बारे में हम एक क्लास में अलग से अध्ययन करेंगे। माइक्रोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर क्या है, ये कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, तो यह प्रिय मित्रों यह हो गया माइक्रोप्लाज्मा। अब यूकेरियोट में, पादप में आपने पढ़ा है प्रिय मित्रों सेलुलोज की बनी हुई, सेलुलोज। और ध्यान रखना ये सेलुलोज प्रिय मित्रों ग्लूकोज का बहुलक है। क्या है? ग्लूकोज का बहुलक है सेलुलोज। यानी जब सेलुलोज टूटता है तो ग्लूकोज अंतिम उत्पाद देता है पादप में, सेलुलोज में। और फिर हम बात करें जंतुओं में, जंतु यानी जो होते हैं उनमें क्या होती है? अनुपस्थित होती है। यानी जो कोशिका भित्ति है वो केवल पादप में पाई जाती है, वो सेलुलोज से निर्मित होती है। और यदि हम बात करें बाद में जो मानव होते हैं या जंतु शेष प्राणी होते हैं उनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रिय मित्रों केंद्रक के बारे में। अभी हमने कहा केंद्रक, तो चलिए इनके बारे में हम देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्रक के बारे में देखें तो केंद्रक, केंद्रक जो होता है वो प्रोकैरियोट में अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट। तो ध्यान रखें, यानी क्लियर दिखाई नहीं देता है प्रोकैरियोट में, सुगठित नहीं होता है। और यूकेरियोट में क्या होता है? स्पष्ट होता है प्रिय मित्रों, क्लियर दिखाई देता है। यानी केंद्रक किसमें क्लियर दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, वो यूकेरियोट में है। प्रोकैरियोट में केंद्रक है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अब चलिए यहां पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है केंद्रक झिल्ली। प्रिय मित्रों केंद्रक जो झिल्ली है उसके बारे में ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार नीट के एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है कि प्रोकैरियोट में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और इसमें क्या होती है? उपस्थित होती है। तो यहां पर इसी के आधार पर इनका नाम प्रोकैरियोट रखा गया है। ऐसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है, जिनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकेरियोट कहा जाता है। फिर प्रिय मित्रों क्या आता है? केंद्रक आता है। क्या आता है? केंद्रक। केंद्रक इसमें यानी केंद्रिका, केंद्रिका इसमें केंद्रिका प्रिय मित्रों अनुपस्थित होती है और इसमें क्या होती है? उपस्थित होती है। तो यह तीन फैक्ट आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट फैक्ट के बारे में देखते हैं, गुणसूत्र। तो प्रोकैरियोट में गुणसूत्र किस टाइप के होते हैं उनके बारे में देखते हैं। गुणसूत्र, गुणसूत्र तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों अस्पष्ट होते हैं, अस्पष्ट। और यह कोशिका द्रव्य में स्थित। प्रिय मित्रों जो गुणसूत्र होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं और कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं, जिन्हें केंद्रिकाभ कहते हैं। केंद्रिकाभ जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और ध्यान रखें यूकेरियोट में गुणसूत्र स्पष्ट होते हैं तथा केंद्रक में स्थित होते हैं। किस में होते हैं? केंद्रक में स्थित होते हैं। यह थोड़ा सा आप ध्यान रखें प्रिय मित्रों। प्रोकैरियोट में गुणसूत्र जो है वो किस में पाए जाएंगे? कोशिका द्रव्य में। अब कहेंगे क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा था कि प्रोकैरियोट में प्रिय मित्रों केंद्रक जब खुद ही स्पष्ट नहीं होता है, यानी इसके बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो इसका मतलब है ये काल्पनिक इस तरह से होते हैं। तो इसमें जो गुणसूत्र स्थित होंगे वो किस में पाए जाएंगे? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इसे कहा जाता है केंद्रिकाभ कहा जाता है। प्रोकैरियोट में पाए जाने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में प्रिय मित्रों न्यूक्लियोइड कहते हैं और हिंदी में केंद्रिकाभ कहते हैं। यूकेरियोट में केंद्रक में स्थित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें सुगठित केंद्रक होता है और केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। फिर प्रिय मित्रों नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है राइबोसोम के बारे में। चलिए इनके बारे में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है राइबोसोम। 70S प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 70S प्रकार के। और इनमें 70S, 80S
और 55S प्रकार के होते हैं। राइबोसोम का कार्य आपको पता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का काम होता है। ये प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है राइबोसोम। तो चलिए यहां पर राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70S और यूकेरियोट में 70, 80 और 55S प्रकार के होते हैं। फिर यदि हम देखें प्रिय मित्रों ईटीएस, ईटीएस जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली में होता है, जिसे मिसोसोम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं प्रिय मित्रों? मिसोसोम कहते हैं। यानी इस प्रोकैरियोट की प्लाज्मा झिल्ली कुछ इस प्रकार वल्लित होती है, जिनमें ही श्वसन की क्रिया होती है। ईटीएस का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी श्वसन की क्रिया, इसे मिसोसोम कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोकैरियोट में ईटीएस कहां होता है? मिसोसोम में। यहां पर प्रिय मित्रों होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जिसमें क्रिस्टी पाया जाता है। क्रिस्टी पाई जाती है, यानी इसमें अंगुली नुमा जो संरचना पाई जाती है उन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं जनन के बारे में। तो प्रिय मित्रों यदि हम देखें जनन कौन सा होता है, इसमें जनन, लैंगिक जनन के बारे में देखें, लैंगिक जनन। तो प्रिय मित्रों प्रोकैरियोट में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? यूकेरियोट में उपस्थित होता है। फिर यदि हम बात करें कोशिका विभाजन, ये अलग से मैटर रहेगा, ध्यान रखें। नीट में इनमें भी 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कोशिका विभाजन इसमें असूत्री होता है। इनमें प्रिय मित्रों यानी समसूत्री व अर्धसूत्री प्रकार का कैसा होता है? अर्धसूत्री प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन है वो मायोसिस व माइटोसिस प्रकार का होता है, मियोसिस व माइटोसिस। और इसमें क्या होता है कि असूत्री प्रकार का होता है। नेक्स्ट यदि हम इसके बारे में देखें, रसधानियां ट्यूबल्स। जब हम कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, इनके एक के बारे में पढ़ेंगे, और फाइब्रिल्स। तो प्रिय मित्रों ये तीनों ही क्या होते हैं? प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते और यूकेरियोट में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो एक और ध्यान रखना प्रिय मित्रों, प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। यह भी महत्वपूर्ण है, हिस्टोन प्रोटीन। तो अर्थात प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। जब हम गुणसूत्र की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हिस्टोन की संरचना बिल्कुल हम पढ़ेंगे कैसी होती है। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते, जबकि यूकेरियोट में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में कोशिकांग झिल्ली युक्त नहीं होते, जबकि यूकेरियोट में कोशिकांग झिल्ली बंद होते हैं। प्रोकैरियोट में उदाहरण माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु व रिकेट्स आते हैं, जबकि यूकेरियोट में कवक, पादप व जंतु आते हैं। तो हम कह सकते हैं मानव किसका उदाहरण है? यूकेरियोट कोशिका का उदाहरण है।
प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखें, वायरस ना तो प्रोकैरियोट हैं ना यूकैरियोट हैं। इनकी अलग ही कैटेगरी होती है एकैरियोट, जिनका अध्ययन हमने शुरू में किया था। जय हिंद, वंदे मातरम।